ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन के रिगार्डिंग बातचीत करना चालू करेंगे। यानी हम लोग जो कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़े थे वो एनएलएम के प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरीके से इस्तेमाल होने वाली है। मेनली दो कंस्ट्रेंट मोशन यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है जो हमने पुली कंस्ट्रेंट पढ़ाया था पावर थ्योरम उसके रिगार्डिंग, और दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वेज कंस्ट्रेंट। मेनली इन्हीं दोनों चीजों की हमारी जरूरत है। बाकी और कोई लेंथ और शैडो कंस्ट्रेंट का एज सच कोई रिक्वायरमेंट यहां पर हमें नहीं पड़ेगी। स्टेप पुली भी फिलहाल के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। स्टेप पुली विल बी बेसिकली डन जब हम लोग रोटेशन के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर मेरे पास सिस्टम है M1, M2 और M3 का। तो तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन जो है वो हमारे कितने होंगे इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मैं यहां पे टेंशन मार्क करूंगा। तो मैं ये वाले धागे पर अगर मैं टेंशन मार्क करता हूं, ये मेरा T है, ये मेरा T है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पुली का इक्विलिब्रियम के लिए ये हमारा 2T होने वाला है। ठीक है, एंड ये अगर मेरा 2T है तो डेफिनेटली ये भी मेरा 2T होगा। ठीक है, नाउ अच्छा, अगर मैं कंस्ट्रेंट मोशन बिना पढ़ाए तुम्हें एग्जाम देने के लिए भेज दिया तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? क्योंकि एक तो पॉसिबिलिटी ये है जो मान लो हमें कंस्ट्रेंट मोशन का आइडिया नहीं है, तो विदाउट द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन हम किस तरीके से करेंगे? अच्छा, मान लो जो हमारा M3 वाले का एक्सीलरेशन है वो है मेरा डाउनवर्ड A3। ठीक है, जो M2 वाले का एक्सीलरेशन है वो मान लो है अपवर्ड A2, और M1 वाले का जो एक्सीलरेशन है वो है मेरा अपवर्ड A1। मैंने मान लिया अपने मर्जी से। ठीक है, राइट। अच्छा, M3 अगर हमारा A3 से डाउनवर्ड जा रहा है तो उस वाले का स्ट्रिंग्स के साथ जो हमारा अटैच्ड है पुली, तो ये डेफिनेटली पुली को बचाने के लिए ये तो हमारा A3 से ही जाने वाला है। तो पुली अपवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है A3 से, पुली अपवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है A3 से। सो ये वाला पुली का एक्सीलरेशन है A3, इसका है A1, इसका है A2। ठीक है, सो ये वाले का जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा A1 रिलेटिव, ये A1 रिलेटिव में क्या लिख सकता हूं? ऑब्वियसली बात है, इसका जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी A1 माइनस A3 अपवर्ड, और इस वाले का जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होगा A2 रिलेटिव दैट विल बी A2 माइनस A3 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नाउ ऑब्वियस सी बात है ये वाले पुली के रिस्पेक्ट में दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो तो हमारा एक दूसरे के ऑपोजिट होना जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है A1R मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A2R। देखो दोनों में से कौन सा अप जाएगा कौन सा डाउन जाएगा वो तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो हम सिंपल सी बात है कह सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव तो होने वाला है ही है, यानी व्हाट आई कैन राइट इज A1 माइनस A3 मस्ट बी माइनस A2 प्लस A3। तो A1 प्लस A2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2A3। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही तो हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन भी था। क्योंकि अगर मैं पावर थ्योरम अप्लाई करूं T अपवर्ड, यहां पर भी T अपवर्ड, और ये दोनों एक्सीलरेशन हमारा T के डायरेक्शन में ही है, तो अगर मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करूं तो T इंटू A1 प्लस T इंटू A2, और यहां पर 2T और A3 हमारा ऑपोजिट है, तो 2T इंटू A3, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 2A3। तो जो रिलेशन हम लोग रिलेटिव अप्लाई करते हुए निकाले हैं
हम कंस्ट्रेंट लगाते हुए ज्यादा आसानी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास मल्टीपल पुलिस के सिस्टम आएगा तो इन दैट केसेस वी आर गोइंग टू यूज व्हाट वी हैव लर्नड इन द कंस्ट्रेंट मोशन। हम रिलेटिव वगैरह देखने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर जबरदस्ती हमें बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि हमारा जो कंस्ट्रेंट मोशन है दैट इज प्रेटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें बस टी डॉट ए को हमें 0 करना है और उसी के साथ हमारा गेम हो जाएगा। सो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें, सिंपल सी बात है, अब एक एक करके तीनों का इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स कितने लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 4। यहां पर है 2t, यहां पर है m3g और इसका एक्सीलरेशन हम लोगों ने डाउनवर्ड माने हैं a3। तो इस वाले के लिए जो इक्वेशन लिख सकते हैं वो है m3g माइनस 2t इज इक्वल्स टू m3a3। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, यानी मैं a3 जो लिख सकता हूं वो a3 का वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दैट विल बी g माइनस 2t बाई m3, राइट। ये मेरे पास a3 आ जाएगा। अब मैं अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहां पर है t और यहां पर जो है दैट इज m1g और ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है a1 से। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a1। तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी t बाई m1 माइनस g। ये मेरे पास a1 की वैल्यू है। और अगर मैं m2 की इक्वेशन लिखता हूं, अगर मैं m2 की इक्वेशन लिखता हूं तो t अपवर्ड डाउनवर्ड m2g और ये एक्सिलरेट कर रहा है ऊपर a2 से। तो मैं सिंपली जो लिख सकता हूं वो ये है t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 a2। तो मेरे पास a2 आ जाएगा t बाई m2 माइनस g। ये मेरे पास आ जाएगा a2, राइट। सो ये मेरे पास हो गया है a1, ये मेरे पास हो गया है a2 और ये मेरे पास हो गया है a3, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वेरिएबल हमारे पास है 4, तो चौथा इक्वेशन कहां से आएगा? चौथा इक्वेशन विल बी द कंस्ट्रेंट रिलेशन। अच्छा ध्यान देना, ऐसे मल्टीपल पुलिस हो तो बेस्ट तरीका ये होता है तो सबसे पहले टेंशंस निकाल लो। मल्टीपल सिस्टम होने पर बेस्ट तरीका ये होता है तो सबसे पहले जो है टेंशन निकाल लो। अब ये वाले रिलेशन पे अगर मैं पुट करता हूं तो a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 2a3, तो t बाई m1 माइनस g प्लस t बाई m2 माइनस g, 2 इंटू मेरे पास a3 आ गया है g माइनस 2t बाई m3। ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो, t इंटू 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 प्लस 4 बाई m3 दैट इज इक्वल्स टू 4g। ये हमारे पास आ जाएगा और यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ चुकी है, तो t विल बी इक्वल्स टू 4g डिवाइडेड बाई 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 प्लस 4 बाई m3। और यहां से एक सिंपल काम कर लो, पुट द वैल्यूज ऑफ t टू गेट a1, a2 एंड a3। टेंशन का वैल्यू मैंने निकाल दिया हूं, इसको पुट बैक करो। ठीक है, एंड पुट बैक करते हुए a1, a2 और a3 का वैल्यू जो है वो वहां पर निकाल डालो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं और एक क्वेश्चन उठाता हूं। ठीक है,
जो अगर मान लो मेरे पास और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारे पास एक बड़ी पुली है, अब यहां से एक छोटी पुली और निकल रही है और यहां से एक छोटी पुली और निकल रही है और ये तीनों के साथ मेरा एक मास अटैच्ड है कैपिटल M और यहां पर जो है मास है स्मॉल m। तो सवाल ये है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ, दोनों का एक्सीलरेशन जो होगा वो यहां पर निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर टेंशन T मान लो, यहां पर T, यहां पर T, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आ जाएगी 2T, यहां पर 2T तो यहां पर 2T, यहां 2T, यहां 2T तो ये वाला स्ट्रिंग पे हो जाएगा 4T, यहां 4T तो यहां पर हो जाएगा 4T। ना एक्सीलरेशन के बारे में अगर मैं लिखूं तो ये वाला मान लो डाउनवर्ड एक्सीलरेट करता है A1 से, ये मेरा अपवर्ड एक्सीलरेट करता है A2 से। मेरे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, मेरे पास टोटल 3 वेरिएबल्स हैं T, A1 एंड A2। तो मुझे इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी, 3। अच्छा, एक इक्वेशन तो डायरेक्टली इसका कैपिटल M का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं mg माइनस 70 और इसके लिए मैं लिख सकता हूं T माइनस स्मॉल mg दैट विल बी स्मॉल m इंटू A2। अब थर्ड इक्वेशन जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली अ कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो थर्ड आएगा दैट विल बी डेफिनेटली अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन के रिगार्डिंग बात करूं तो इस वाले का जो पावर आएगा T इंटू A2 और इस वाले का तो 70 और A1 उल्टा है, तो माइनस 70 इंटू A1 दैट विल बी 0, तो A2 विल बी इक्वल्स टू 7A1। A2 जो आएगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 7A1। नाउ लेट्स पुट इट बैक, तो मैंने A2 को समाप्त कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा T माइनस mg इक्वल्स टू 7m इंटू A1। तो मेरे पास यहां पर 2 इक्वेशन है, mg माइनस 70 इक्वल्स टू m A1 एंड यहां पर जो है मुझे एक्सीलरेशन ही तो निकालनी है, तो सिंपल सी बात है नीचे वाला इक्वेशन को इंटू 7 करो और ऐड कर दो, तो मेरे पास हो जाएगा कैपिटल M माइनस 7m इंटू G दैट विल बी 49 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू A1। तो मेरे पास यहां से A1 की वैल्यू जो है वो आसानी से आ जाएगी, A1 विल बी कैपिटल M माइनस 7m इंटू G बाई 49m प्लस कैपिटल M एंड वहां से फिर A2 7A1 है, सिंपली A2 अगर निकालना है तो इंटू 7 लिख दो, वो मैं वापस नहीं कर रहा हूं, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, राइट। सो पुली कंस्ट्रेंट को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक आइडिया लग गया है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो मान लो अब हमारे पास जो वेज कंस्ट्रेंट का सिनेरियो था, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, अब वहां पर हमें मास दे रखा हो, यानी यहां पर ये एंगल है थीटा जो हमारा हॉराइजेंटल सरफेस पे है, और इस वाले का एक्सीलरेशन जो है वो है हमारा कैपिटल M, और इस पे एक ब्लॉक रखी हुई है लाइक दिस। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक रखी हुई है लाइक दिस, यहां पे साइड में हमारे पास टॉपर्स है, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, और इसका मास जो है वो है हमारा स्मॉल m। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करता हूं तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होने वाला है। Now obviously बात है, this one is constrained to move downward and this one is constrained to move towards the right। ये नीचे आएगा तो ये राइट पे जाएगा, तो यहां पर हमारा
एक्सीलरेशन इसका a1 लिख दो और इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा a2। और इसे फंडा क्या था हमारा? फंडा हमारा बहुत सिंपल था, जो हमारा वेज के जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के अलोंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में अगर हम ध्यान दें, दिस इज अ डिवाइडिंग सरफेस। यहां पर हमारा इस पॉइंट का एक्सीलरेशन जो है वो है मेरा राइटवर्ड a1 और इसका जो है दैट इज माय डाउनवर्ड a2। नाउ आई कैन रिजॉल्व a1 इनटू टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। ये वाला एंगल थीटा है एंड a2 को भी मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं लाइक दिस। ये वाला एंगल हमारा थीटा है। So the simple relation that we are going to get is a1 sin theta that must be equals to a2 cos theta। तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा a2 will be a1 into tan theta। So this is the constraint relation, ठीक है, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। a2 will be nothing but a1 into tan theta। और अब फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाओ। जो मेरा स्मॉल m है इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? अच्छा, ऑब्वियसली स्टॉपर जो है वो कोई हॉराइजॉन्टल फोर्स लगाएगा, लेकिन वो मेरा काम का नहीं है क्योंकि हॉराइजॉन्टल मोशन तो हो ही नहीं सकता है। बेसिकली आई हैव अ n2 लाइक दिस एंड अ स्मॉल mg लाइक दिस। जो n2 का हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट है वही मेरा स्टॉपर जो है वो उसको डेफिनेटली रोकने वाली है, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं n2 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। यहां पर ये वाला एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज अगेन थीटा, और इसके कारण ये डाउनवर्ड एक्सीलरेट करता है a2 से। ये चीज तो हम जानते हैं, राइट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? mg माइनस n cos थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू a2। mg माइनस n cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू a2। दैट इज द फर्स्ट रिलेशन दैट वी कैन राइट, ठीक है। एंड ये वाला वेज के बारे में अगर हम ध्यान दें तो इसका कैपिटल mg तो मेरा किसी काम का नहीं है, वो तो जमीन का नॉर्मल बैलेंस करेगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। काम का फोर्स जो है वो है मेरा ये वाला n, ठीक है। जो काम का है वो है मेरा ये वाला n, एंड ये n को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं लाइक दिस एंड दिस। तो ये वाला जो मेरा एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी n साइन थीटा, और इसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द राइट है a1। सो व्हाट आई हैव इज n साइन थीटा is equals to capital M into a1। This is the value of n sin theta that we are going to have, ठीक है। Now obviously बात है a2 और a1 में से किसी एक से दुश्मनी निभा लेते हैं। तो चलो पहले a2 का वैल्यू यहां पर अगर हम पुट करते हैं तो mg माइनस n cos थीटा दैट विल बी m a1 tan थीटा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जिंदगी में दुश्मन कौन है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दुश्मन है n। तो n की चीज को हम ऑब्वियसली एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए सिंपल तरीका है, ये वाला इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो और ये वाला इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो n साइन थीटा कॉस थीटा, n साइन थीटा कॉस थीटा हमारा कट हो जाएगा। और अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो mg साइन थीटा, m tan थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा
प्लस कैपिटल M इंटू कॉस थीटा इंटू A1 हमारे पास ये आ जाएगा। तो मेरे पास A1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा कॉस थीटा बाई स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। और A2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू A1 tan थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, ठीक है। तो जैसे मैं करूंगा तो यहां पे कॉस कॉस तो कट हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी mg साइन स्क्वायर थीटा बाई m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा। तो वेज कंस्ट्रेंट भी हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उसका एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया तो डेफिनेटली हम लोगों का लग चुका है। ओके, अब यहां पर हम जो प्रोफाइल को लेकर बातचीत करेंगे वहां पे क्या है, जो ये वाला जो ब्लॉक है दैट इज फ्री टू मूव अलोंग द वेज। तो ये वाले प्रोफाइल हम किस तरीके से हैंडल करेंगे इसके बारे में एक बार समझते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, ये वाले ब्लॉक का मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो मेरा कैपिटल M जो है वो इस तरफ एक्सीलरेट करता है A से। अच्छा ऑब्वियसली स्मॉल m जो है वो हमारा कांटेक्ट तो लूज नहीं कर सकता है, तो ये वाला स्मॉल m को इसके साथ तो मूव करना ही पड़ेगा। तो इसका ये वाला एक्सीलरेशन तो A होगा ही होगा, बट इसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में स्मॉल m का A का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है वो भी तो हमारा होना संभव है। तो हम यहां पर दो एक्सीलरेशन मानेंगे, एक जो दोनों साथ में मूव कर रहा है वो वाला एक्सीलरेशन ऑब्वियसली स्मॉल m कैपिटल M को नॉर्मल के थ्रू लेफ्ट की तरफ पुश करेगा, तो लेफ्ट की तरफ कैपिटल M का एक एक्सीलरेशन आएगा A। स्मॉल m क्योंकि उसे कांटेक्ट में रहेगा तो वो एक्सीलरेशन A तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड यहां पर जो इस इंक्लाइन के अलोंग है ये उस इंक्लाइन के अलोंग उसके रिलेटिव में कैसा भी स्लिप कर सकता है, तो वहां पर एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A1। अच्छा ध्यान दो, बोलोगे सर वेज कंस्ट्रेंट क्यों नहीं लगाए? लगा लिए दोस्तों, दोनों का जैसे ही मैंने A कर लिया हूं तो जो मेरा नॉर्मल के अलोंग एक्सीलरेशन है वो हमारा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुका है। ये हमारा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुका है। इस तरीके से एक्सीलरेशन मानने का जो मेन फायदा है वो ये है, हमें अलग से वेज कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। देखो पिछले बार वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस समझो। उस वाले पे उसका जो एक्सीलरेशन था वो ड्यू टू स्टॉपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना जरूरी था, ठीक है। यहां पर जो है दोनों फ्री टू मूव है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फ्री टू मूव है तो दोनों में अलग एक्सीलरेशन मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तो दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन मान लो A, और इसके अलावा इंक्लाइन के अलोंग एक एडिशनल रिलेटिव एक्सीलरेशन है, मान लो दैट इज इक्वल्स टू A1, ठीक है। सो अब मैं यहां पर क्या किस तरीके से आगे बढ़ने वाला हूं, ध्यान दो। मैं ये वाला वेज का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरीके से अगर वेज ब्लॉक प्रॉब्लम में ब्लॉक हमारा फ्री टू मूव है तो दोस्तों अब से हमेशा इसी तरीके से वेरिएबल्स मानना। मैं कैपिटल MG वगैरह लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यूजलेस है मेरे लिए। ये वाला नॉर्मल का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी मेरा थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है दैट इज n साइन थीटा। सो मेरे पास n साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए। n साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ए।
और अब स्मॉल m पे आ जाओ, स्मॉल m को एनालिसिस करते हैं। नाउ स्मॉल m के ऊपर दो काम का फोर्सेस है मेरे पास। एक जो है वो तो है मेरा n जो यहां पर लग रहा है, और दूसरा जो लग रहा है वो लग रहा है mg। ना इसका जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन दो है, एक तो ऐसा है और एक हमारा ऐसा है। ना ये a को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, लाइक दिस एंड दिस। ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी a sin थीटा। और सिमिलरली mg को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, लाइक दिस एंड दिस। सो मेरे पास जो जो इक्वेशन आएगा ध्यान दो, एक तो मेरा ये वाला आएगा दैट विल बी mg cos थीटा माइनस n, दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल ms sin थीटा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आने वाली है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन इसके अलोंग आएगी, दैट विल बी mg sin थीटा, दैट विल बी m इंटू a1 माइनस a cos थीटा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से नॉर्मल को एलिमिनेट करते हुए a को निकाल दो, ठीक है। नॉर्मल को एलिमिनेट करते हुए अगर मैं a को निकालूं तो इस वाले को मुझे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से जो मैं लिख सकता हूं वो ये लिख सकता हूं, mg sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू a इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास जो स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी mg sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन a। अच्छा, a1 की वैल्यू कितनी आएगी? a1 की वैल्यू कितनी आएगी? a1 के लिए मैं अगर ध्यान दूं तो ये तो हमारा कार्य कर जाएगा, तो a1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू g sin थीटा प्लस a cos थीटा। सो इसको अगर मैं कंप्यूट करूं तो यहां पर भी g sin थीटा तो कॉमन आ ही जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल m cos स्क्वायर थीटा बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ना इसको अगर मैं ले आता हूं तो m साइन स्क्वायर प्लस m cos स्क्वायर वो तो हमारा m हो जाएगा, तो दैट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m g साइन थीटा बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा a1 की वैल्यू। तो मैंने इसका स्मॉल a और a1 दोनों को निकाल चुका हूं। अच्छा, ब्लॉक का अगर कोई नेट एक्सीलरेशन पूछेगा तो ध्यान देना, ब्लॉक का तो हमारे पास दो एक्सीलरेशन है, एक a मेरा इस तरफ है और दूसरा a1 जो है वो मेरा इस तरफ है, और इन दोनों के बीच का जो हमारा एक्सीलरेशन एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नेट एक्सीलरेशन आएगा a नेट दैट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a1 cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा माइनस 2a1 cos थीटा। नाउ a का वैल्यू पुट करो, a1 का वैल्यू पुट करो, मेरे पास नेट एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसको पुट करने का जुर्म मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट।
ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। ये मेरा इस तरीके से जो है हमारा बॉडी है, ठीक है, एंड इसका मास m है, इसका मास 2m है। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो एक्सीलरेशन कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है, ये इसको प्रेस करेगा, ऊपर से ये धागे का टेंशन भी इसको खींचेगा। तो 2m का तो जमीन के कारण केवल लेफ्टवर्ड एक्सीलरेशन ही हो सकता है, और यहां पर जो होगा, यहां पर a मान लेता हूं और इंक्लाइन के अलोंग a1 मान लेता हूं। अच्छा, मेरे पास टोटल कितने वेरिएबल्स आएंगे? यहां पर टोटल 4 आएंगे, ध्यान दो। एक तो धागे का टेंशन आएगा, और दोनों ब्लॉक के बीच में एक्टिंग नॉर्मल आएगा n, और a है और a1 है। तो हमारे पास 4 वेरिएबल है, तो हमें 4 इक्वेशन जो है वो बनाने की जरूरत है। ध्यान देना, वेज कंस्ट्रेंट हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, लेकिन पुली कंस्ट्रेंट पे अभी तक हम लोगों ने काम नहीं किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये वाला वेज का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो एंड टेक द अपर पुली एज द पार्ट ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि वरना जबरदस्ती मगजमारी करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस है, ये मेरा यहां पर हो जाएगा टेंशन T, और यहां पर इस डायरेक्शन में हो जाएगी टेंशन T, और इसके अलावा यहां पर इस डायरेक्शन पे काम करेगा नॉर्मल n, यहां पर इस डायरेक्शन में काम करेगा नॉर्मल n। अच्छा, सबसे पहले यहां पर टेंशन T को 2 कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल थीटा है, इसका एक्सीलरेशन a है। वर्टिकल लिखने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, तो मैं अगर हॉराइजेंटल लिखता हूं तो नेट लेफ्टवर्ड हॉराइजेंटल फोर्स दैट इज T इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2m इंटू स्मॉल a। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक तो हमारे पास नॉर्मल n होगा, यहां पर एक टेंशन T होगा, और इसके अलावा एक mg होगा। तो mg को यहां पर 2 कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लो, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल थीटा है। मैं यहां से एक्सीलरेशन को उधार ले रहा हूं, तो मैं इस डायरेक्शन के अलोंग लिख सकता हूं जो mg cos थीटा माइनस n दैट विल बी इक्वल्स टू ma इंटू साइन थीटा। और हॉराइजेंटल डायरेक्शन के अलोंग द इंक्लाइन के अलोंग अगर मैं लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, दैट इज mg साइन थीटा माइनस n, क्या लिख रहा हूं, माइनस t, दैट विल बी m इंटू a1 माइनस a cos थीटा। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया है, राइट। और यहां से अब मुझे a का वैल्यू जो है वो निकालने की जरूरत है। वो a हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके बारे में एक बार ध्यान देते हैं। ओके, सो नाउ a1 और a के लिए अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हम लोग अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यानी पुली कंस्ट्रेंट लगाने वाले हैं। द रीजन बीइंग, अभी हम लोगों का वेज कंस्ट्रेंट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो कोई नया फायदा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके लिए देखो यहां पर पावर प्रोड्यूसिंग कौन कौन है, T cos थीटा T, और क्या बोलता है उसे, जो T sin थीटा है वो हमारा काम का नहीं है। इसका एक्सीलरेशन लेफ्टवर्ड है, तो T इंटू A माइनस T cos थीटा इंटू A, और अब इसका पावर देखो, अपवर्ड T1, अपवर्ड जो है वो यहां पर T है, डाउनवर्ड A1 है, तो माइनस T इंटू A1, और अपवर्ड T है और अपवर्ड A cos थीटा है।
तो प्लस टी इंटू ए कॉस थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सबका पावर लिख दिया मैंने। देखो यहां पर t और t cos थीटा का पावर होगा और यहां पर केवल t का पावर होगा, बट दो एक्सीलरेशंस है a1 और a cos थीटा, तो नेट पावर हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं लेकिन भावनाओं को समझो। तो मेरे पास ये तो पूरा का पूरा टर्म ही कट गया है, तो a सिंपली जो है वो मेरे पास आ गया है a1। सो रिराइटिंग द इक्वेशन में इसको लिख सकता हूं जो mg साइन थीटा माइनस टी ma इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। सो व्हाट आर माय इक्वेशंस? दिस इज माय इक्वेशन 1, this is my equation 2 and this is my equation 3। तो मुझे नॉर्मल और t को एलिमिनेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये सेकेंड इक्वेशन है उसको इंटू साइन थीटा तो कर ही दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस थीटा से, और अब 1, 2 और 3 को ऐड करो। तो जैसे ऐड करोगे तो n साइन थीटा और t इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी mg इंटू साइन थीटा कॉस थीटा यहां से, और यहां से बचेगा प्लस mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू a इंटू यहां पर हो जाएगा 2m, यहां पर हो जाएगा प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर जो हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी m इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहली बात m तो काट के खुश हो जाओ, राइट। अगर g साइन थीटा कॉस थीटा वाला टर्म साफ साफ कट रहा है तो हमारे पास बच रहा है यहां पर g साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहां पर हमारे पास 1 है, तो मेरे पास यहां पर आ गया है 4, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कॉस थीटा, तो a का वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी g साइन थीटा 4 माइनस 2 कॉस थीटा। ये मेरा a है और a और a1 तो इक्वल आ चुका है। और ब्लॉक का अगर नेट एक्सीलरेशन कोई पूछे हमें तो इन दैट केस ये वाले डायरेक्शन में a है और यहां पर a1 है, वो भी तो हमारा a है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है दैट इज 180 माइनस थीटा। तो मेरा a नेट जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2a इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, अब a का वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो हमारे पास नेट एक्सीलरेशन जो है वो हमारी आ जाने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट मोशन को इस्तेमाल कैसे करते हैं एक बेसिक आइडिया हम लगा चुके हैं। तो दिस इज द थ्योरी पार्ट, हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस किए हैं, लेकिन दिस ऑल एग्जांपल्स विल गिव यू द बैकबोन दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द होल चैप्टर और इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स में। तो इतना तो सबसे पहले हमें मालूम होना ही चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके